गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में पार्ट चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाक के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने जो पढ़ा है वहाँ आप लोगों ने देखा कि जब कारीगर शिल्पकार जो था वो जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने के लिए पूरे भारत का उसने भ्रमण किया, पत्थर उसे नहीं मिले किसी चोटी पर, तो उसने फिर से भारत का दौरा किया और जो भी भारत के नेताओं की मूर्तियां लगी हुई थी उन मूर्तियों के नाक की नाप ली उसने, लेकिन वो भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। यानी हम लोग यहाँ तक का अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब हम आज इसके आगे का अध्ययन करते हैं। देखिए, जब सभी लोगों को उसने आकर के बताया, कमेटी के सदस्यों को, कि हमारे देश के नेताओं की मूर्ति की नाक भी पंचम की नाक से बड़ी है, तो यह सुनकर सभी लोग हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने उन लोगों को फिर ढांढस बंधाते हुए बताया कि सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। तो उन लोग, उस शिल्पकार ने पुनः कमेटी के सदस्यों को ढांढस बंधाया और कहा कि बिहार के सेक्रेटेरिएट में जो 1942 में बच्चे शहीद हुए थे उन बच्चों की भी प्रतिमाएं वहां बनी हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं उन बच्चों की प्रतिमाओं की नाक की नाप जा कर के ले लूँ। आदेश मिलने पर वह शिल्पकार वहां जाता है बिहार के सेक्रेटेरिएट में। वहाँ वह बच्चों की लाट की नाक की नाप लेता है, लेकिन देखता है तो वह बच्चों की जो नाकें थीं वो भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी पाई जाती हैं और कहता है कि अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, अब आप ही लोग बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी उस जॉर्ज पंचम की लाट को साफ किया गया था, सारी व्यवस्थाएं हो गई थीं, लेकिन केवल उस लाट पर नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या रहेगा। सब लोग सोचने लगे कि अगर जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं लग पाई तो फिर रानी के स्वागत करने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा और यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात होगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यही हार मानने वाला कलाकार नहीं था। वह पैसे से लाचार था, अर्थात पैसे के लिए वो काम कर रहा था और वह आगे भी यही, इस बात से वो हार मानने वाला नहीं था। उसने आगे भी उपाय सुझाया, बताया। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में अचानक आ गया और उसने पहली शर्त दोहराई कि हमारी बातें बताई ना जाएं, पत्रकारों तक न जाने पाएं, यही उसकी पहली शर्त थी। इसलिए फिर उस कमेटी जहां बैठी हुई थी उस कमरे के दरवाजे और खिड़की फिर बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार जो था उसने अपनी नई योजना बताई। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। क्योंकि भारत की जनसंख्या उस समय 40 करोड़ थी, तो उस शिल्पकार ने आदेश दिया कि इस 40 करोड़ जनसंख्या में से किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काट कर वहाँ लगा दिया जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, यानी घबराया, ठीक ना, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। यानी मूर्तिकार ने कहा कि 64 करोड़ हमारे यहाँ भारतीय हैं, 80 करोड़ भारतीय हैं, 40 करोड़ भारतीय हैं, उनमें से किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर करके इस मूर्ति पर लगा दी जाएगी और इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यह जिम्मा आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसे बखूबी पूरा कर दूंगा। सभी लोगों ने कानाफूसी का मतलब आपस में विचार विमर्श किया और मूर्तिकार को इस बात की इजाज़त दे दी। अखबारों में सिर्फ छपा कि नाक का मसला हल हो गया। अखबारों ने केवल इतनी बात छापी कि जॉर्ज पंचम की नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है।
नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रखा होना चाहिए रवाब निकाली गई, अर्थात उसमें जो गंदगियाँ थी उसको निकाला गया और ताज़ा पानी डाल दिया गया, जिससे जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। ठीक ना, जिससे जो जिंदा नाक लग रही है वह सूख कर गिरने ना पाए, उससे बदबू ना आने पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थीं, यानी यह बात जनता नहीं जानती थी कि जिंदा नाक लगाई जाने वाली है। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन यह हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। कहने का मतलब है किसी प्रकार का इस तरह से कोई नया कार्य नहीं हुआ जिससे उम्मीद है कि जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर उस लाट पर लगाई गई थी, जिससे सारे लोग दुखी रहे होंगे। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। केवल एक नाक कटनी थी, एक व्यक्ति की नाक कटनी थी, लेकिन कष्ट यह है कि वह बुद्ध के लिए नाक कटनी थी। शायद इसी से सारे लोग दुखी थे और कहीं किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी भारत में। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त और मित्र भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। बस इस पार्ट में इतना ही, और हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगले पार्ट में हम इस पार्ट पर आधारित प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।